आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ही निकालना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। इसी के लिए दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एक और नाम है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये सब समझ लेना, कभी भी किसी भी नाम से वो लोग बोलते हैं तो अपन को बनना चाहिए। ठीक, अब इसमें होता क्या है, कैसे सिचुएशन रहती है। एक डायपोल अगर इस तरह से है कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, इसके इधर है माइनस क्यू और इधर है प्लस क्यू, ये बन गया डायपोल। अब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है इसके एक्सिस पे, तो ये डेरिवेशन हमने कल किया था, इस वाली पोजीशन को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। आज हम करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी होता है, या तो इधर कहीं पे होगा या ऊपर या नीचे, इस तरह से। तो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, मान लो ऊपर की ओर ये ले रहे हैं अपन, तो यहाँ से इसकी दूरी आर है। इस सिचुएशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सब इसके नाम है। ठीक है, और एक्सियल के जस्ट अपोजिट इसका नाम कोएक्सियल है। ये वाली इधर वाली थी एक्सियल, तो उस ये नाम ध्यान रखना है, तीनों को कभी भी किसी भी नाम से बोल सकते हैं, है ना। तो अपन को बस समझ में आना चाहिए। अब इसके डेरिवेशन के लिए जो मेन प्रीरिक्विजिट्स कह लो, क्या क्या अपन को पुरानी चीजें चाहिए, वो अपन देख ले। ठीक, सबसे पहले तो वही कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, है ना। वो अपन पहले ही देख चुके हैं। वो क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। अब ध्यान रखो, क्यू रख रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे, तो जितना डिस्टेंस पे है वो आर स्क्वायर। ठीक, एक तो ये पहला प्री रिक्विजिट है। दूसरा प्री रिक्विजिट है डायरेक्शन निकालना, वो उसी समय हम समझा देंगे। दूसरी जरूरत यहाँ पे एक और है, वो है वेक्टर्स का सम करना। वेक्टर का सम करना हमने एक स्पेशल केस देखा था। अब अगर दो वेक्टर इस तरह से लगे हुए हैं किसी भी पॉइंट पे, एक वेक्टर इधर लगा है, मान लो सेम है, तो हम एफ एफ ले लेते हैं। ठीक, एक एफ इधर लगा हुआ है, यहाँ पे इधर का एंगल थीटा है, इधर का भी एंगल थीटा है। तो इनका सम निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने 11th में सीखा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस बीच का एंगल, है ना। तो जो यहाँ पे कन्वेंशन है वो ज्यादातर एक दूसरा तरीका बना के यहाँ पे वेक्टर सम निकाला जाता है। ठीक, अब हम लोग उससे करें तो उससे थोड़ा सरल हो जाता है ना, अपन उसी को यूज करें। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक मिनट बेटा, है ना। तो वो वाला जो तरीका है उसको देखते हैं कि आखिर किस तरीके से अब हम करेंगे। जब इस तरह से ऊपर नीचे दोनों सेम एंगल पे सेम वेक्टर लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वाले वेक्टर को, पहला वाला भी सेम है दूसरा वाला भी सेम है, इन दोनों को दो कंपोनेंट बना लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट बनाए, है ना। तो इधर का जो थीटा डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा और उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, वो बताओ, कोई एक जन बताओ बेटा, ट्राई करो। ऐसा समझ लो कि तुमको अब बताना है 11th में जो चीज हमने बार बार बताई है कि दो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। इस वाले एफ के दो कंपोनेंट, एक थीटा डायरेक्शन में इधर
और उसके परपेंडिकुलर उधर। कोई एक जन ट्राई करो बेटा, बन जाए तो बहुत अच्छा है। कोई एक जन। एफ, सर ये थीटा के साथ वाला कॉस थीटा वाला है हाँ और एफ कॉस थीटा है ना, हाँ ठीक बेटे। और इधर वाला साइन थीटा, एफ साइन थीटा। हाँ ठीक है। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट है, एक इधर थीटा के डायरेक्शन वाला होगा एफ कॉस थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ वाला होगा एफ साइन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट में देखो तो ये दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट इनका सम होगा। क्या सम होगा? रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा। ये x sin थीटा एक इधर है, x sin थीटा एक उधर है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर और उल्टे हैं, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इस पूरे वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्टेंट केवल इतना ही बचेगा, और ये बहुत सरल हो जाता है वो लंबा फार्मूला लगाने से। तो अब हमने देखा कि इस तरह के दो वेक्टर अगर 2 थीटा पे लगे हैं, तो यहाँ पे इनके बिल्कुल बीचों बीच इनका रिजल्टेंट जाता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2f cos थीटा। ये उसका रिजल्टेंट था। बस इसी को यूज करेंगे, है ना? तो ये वेक्टर वो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि रूप तैयार। तो ये दो जरूरतें पड़ेंगी हमको डेरिवेशन करने में, तब उस समय अपन उसको लिखते जाएंगे। और ये भी एक रेगुलर डेरिवेशन है ना पुराना बोर्ड का। तो 4 to 5 मार्क्स का एक बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, एंड ऑन या ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन में भूल अक्सर होती है बच्चों को, तो चौड़ाई की तरफ से ऐसा याद रखना, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, तो इक्वेटर पे है ना। इस तरह से कोई भी एक आइडिया से उसको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे बच्चे परीक्षा में गलती कर देते हैं, एंड ऑन की जगह ब्रॉड ऑन कर देते हैं। तो आपको एक कोई भी एक तरीके से उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दी उसकी जरूरत क्या क्या लगने वाली है। तो फिर से वैसे ही हम एक डायपोल बनाएंगे। ए भी एक डायपोल है ना, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। तो ये ए बी एक डायपोल है, इसमें इधर माइनस क्यू चार्ज रखा है, इधर प्लस क्यू चार्ज रखा है। इस तरह से आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन थोड़ा देना चाहिए, जैसे कल मैंने किया था। ठीक, अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से कितना दूरी पे लेते हैं? हमेशा डी दूरी पे हम लोग लेते हैं। तो ये डी दूरी पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने ले लिया। यहाँ पे हमको फील्ड लेना है, निकालना है, इसको हमने सी नाम दे दिया। ठीक, अब इस सी पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट जो है फील्ड जनरेट करेंगे। ये पॉइंट चार्ज भी यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा, ये वाला पॉइंट चार्ज भी यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा। सबसे पहले इसका इफेक्ट देखते हैं। इसकी यहाँ से दूरी, तो अभी तो हम उसको AC ले लेते हैं, बाद में हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये डायपोल की टोटल लेंथ थी, AB की लेंथ हम एज यूजुअल जब लेते हैं डायपोल की, तो कन्वेंशन है 2L लेते हैं। ठीक, तो AM इक्वल टू MB इक्वल टू L होगा। ये हुआ पहला पार्ट। सिमिलरली अब हमको AC की जरूरत है ना, तो AC हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC और यहाँ से अगर आप BC लोगे तो दोनों सेम आएगा। तो AC इक्वल टू BC इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, ये हमने पहले निकाल लिया, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसका फील्ड EA निकालते हैं। EA मतलब A वाले चार्ज का फील्ड ना, तो कहाँ पे? C पे। अब उसका वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले तो 1/4πε0 क्यू, ध्यान रखना साइन मत रखना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यू अपॉन यहाँ से दूरी, कितनी दूरी पे फील्ड निकालना है ना, तो दैट इज AC स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसके बाद जो ये वैल्यू हुई, ये हुई, या तो वैल्यू बाद में भी रखो तो भी अच्छे से आ जाता है ना, तो ठीक है, हम अभी इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बाद में रखेंगे। सिमिलरली इसका डायरेक्शन बताना है, अलोंग। अब ये काम आप करिए बेटा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझ में आना चाहिए, कई कई बार हो रहा है। नाउ यू हैव टू टेल द फील्ड्स डायरेक्शन। व्हिच फील्ड्स डायरेक्शन? चार्ज, दिस चार्ज फील्ड एट C किसके अलोंग होगा? सोचो बेटा क्या लिख दें यहाँ पे, कोई एक जन ट्राई करो, सब दूसरे भी ट्राई करें बेटा। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे फील्ड निकालना है ना।
याद करो मैंने क्या तरीका बताया था, जहां भी फील्ड निकालना हो वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं, है ना, उसके ऊपर फोर्स जिस तरफ लगता है दैट इज द फील्ड्स डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, अलोंग, ये माइनस है, यहाँ प्लस इमेजिन करोगे तो ये इसको खींचेगा इस तरफ, तो जो इसके फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अब हम ही बताते जाते हैं, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता है तुमको। ई ए ये होगा, क्योंकि यहाँ प्लस हमने इमेजिन किया है तो हम इसका नाम देंगे अलोंग सी ए। ठीक है, ओके बेटा, ये हो गया सी ए। फिर अब इसके बाद हम आ जाते हैं ई बी में। ई बी फिर से इसको करेंगे, ई बी इक्वल टू क्या होगा, ई बी इक्वल टू फिर से अब निकालें 1/4πε0 क्यू, फिर से यहाँ वाला चार्ज, अब वो क्यू ही लेना है, साइन छोड़ देना है। फिर यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, बी सी स्क्वायर, है ना, तो अपन को लिखना है यहाँ पे बी सी स्क्वायर, बी से सी की दूरी। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं, तो अलोंग। अब ये बताओ बेटा, अब तो ट्राई करो कम से कम, बी वाले चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कोई जन बताओ बेटा, एनीवन? अलोंग सीबी। अभी बेटा देखो, अलोंग सी बी तुम बोल रहे हो, ठीक, तुमने कैसे गेस किया, सोचो, ये चार्ज है पॉजिटिव, जहां भी तुमको फील्ड निकालना है वहां पे तुम क्या इमेजिन करो, प्लस, जहां भी फील्ड निकालना हो वहां तुम प्लस इमेजिन करो, तो ये प्लस इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, है ना, इस तरफ लगाएगा, उल्टा लगाएगा, ये प्लस है ऑलरेडी, यहाँ भी तुम प्लस इमेजिन करोगे तो इसका डायरेक्शन दूर की ओर होगा, इधर इसको रिपेल करेगा, है ना, तो ये हुआ ई बी। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन हम बी सी लिख सकते हैं, बी से सी की ओर इसको दूर धकेले, यहाँ एरर हुई, ठीक है बेटा, कोशिश तो करिएंगे तो गलती तो होगी, ध्यान देंगे फिर उसको करेक्ट करेंगे, दैट इज द वे। तो ये प्लस है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जहाँ पे फील्ड निकालना है वहाँ प्लस इमेजिन करो, इसका इफेक्ट देखना है, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस हमने इमेजिन किया, ये उसको रिपेल करेगा, इसका फील्ड निकालना था, जहाँ पे निकालना है वहां पे प्लस इमेजिन करो, यहाँ हमने प्लस इमेजिन किया, ये माइनस वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सीधी सी बात है, जहाँ पे भी फील्ड निकालना है वहां प्लस चार्ज इमेजिन करिए और उसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AC और BC तो दोनों बराबर है, तो दोनों ये इनकी जो वैल्यू है ये की और EP की वो बिल्कुल सेम है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर EA इक्वल टू EB इक्वल टू, अब चाहे इधर का वैल्यू दोनों में, यहाँ जहाँ BC है वहाँ पे AC लिख दो, तो ये ही वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है 1/4πε0 Q/AC स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग है वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक, अब ये वही सिचुएशन आ गई कि दो वेक्टर लगे हैं बराबर बराबर ऐसे, अब यहाँ पे एक लाइन अगर बीच ऐसे खींच लें तो ये थीटा हुआ, और दोनों इस तरह से बराबर बराबर एंगल बनाएंगे और अल्टरनेट से यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, 3 थीटा मिल गया इस तरह से। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालना है ना, और ये जो बीच का रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये इस तरह से होगा, ये होगा हमको ई चाहिए, वही तरीका करेंगे बेटा, इसके दो कंपोनेंट हम करेंगे, एक थीटा के डायरेक्शन में एक इधर, सिमिलरली ऊपर वाले के दो कंपोनेंट करेंगे, एक ऊपर एक थीटा के डायरेक्शन में और उसके बाद दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट मैंने इधर दिखा दिया, एक क्या हुआ, ये हुआ EA cos थीटा, इसका ऐसा वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हुआ EA sin थीटा, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो हम नहीं, स्किप कर रहे हैं, सिमिलरली ऊपर वाले के भी दो कंपोनेंट, तो यहाँ पे लिखा जाता है फिर कि EA and EB are resolved into components। ठीक, अब दोनों को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया अलग अलग, ठीक, रिजॉल्व कर दिया तो कौन कौन से,
ई साइन थीटा दोनों के जो साइन थीटा है ना, वो तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए लिख देते हैं। ये कॉस थीटा एंड ये साइन थीटा, ये किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल है। ठीक, तो इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के कैंसिल आउट हो जाए, है ना, तो उसके भी कंपोनेंट हम लिख लेते हैं। एंड ईबी के भी दो बने, ईबी कॉस थीटा एंड ईबी साइन थीटा। ठीक, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, वही चीज जो हमने बोली थी वो लिख रहे हैं। देयरफॉर कैंसिल आउट। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के जुड़ जाएंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड E इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों के कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, वो दोनों के कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे, तो ये होगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ये EB बराबर है तो इसको भी EA लिख देते हैं, तो ये हो गया 2EA cos थीटा। EA की वैल्यू रख सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। बस यहाँ तक ये डेरिवेशन लगभग खत्म हो गया बेटा। बस ध्यान रखना, अब ये की वैल्यू रखना, ये की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रखना है। cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालना है, इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें, बस ध्यान रखना जो मैंने बेसिक रखा था वही चीज तुम रखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके सबकी वैल्यू रखते हैं। ये की वैल्यू रखते हैं, ये की वैल्यू क्या है, ये है ये की वैल्यू रखो। क्या हो रहा है, 1/4πε0 Q/AC स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में, cos थीटा की वैल्यू अब आपको साइड में लिखना चाहिए कि इन दिस ट्रायंगल CMA cos थीटा इज इक्वल टू AM/AC, AM/AC। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो फाइनल रिजल्टेंट बना वो इसका डायरेक्शन इधर है ना, इधर, तो इसके पैरेलल लिख सकते हैं, अलोंग BA लिख सकते हैं, इसके पैरेलल जा रहा है, तो मैंने इसका डायरेक्शन लिख दिया, यहाँ तक आ गए। ठीक, अब बस एक दो स्टेप और है मैनिपुलेशन, फिर ये खत्म हो रहा है डेरिवेशन। ये भी डेरिवेशन सरल रहता है, पर वो एंड ऑन ज्यादा सरल पड़ता है इससे, तो वो लोग एंड ऑन देते भी ज्यादा है बेटा, है ना, पर फिर भी अपन को तैयार रहना चाहिए, कभी कभी वो टफ बनाने के चक्कर में थोड़ा एक दो कड़ा दे। अब देखो क्या हुआ, सबकी वैल्यू लिख रहे हैं। AM कितना है, L के बराबर है, तो 2 × Q × L, तो ये बना 2 × Q × L, नीचे है 4πε0 इंटू AC स्क्वायर इंटू AC, दैट इज AC क्यूब। AC की वैल्यू रख देंगे, AC की वैल्यू कितनी है और 2QL की वैल्यू कितनी है। 2QL हमको पता है ये डायपोल मोमेंट होता है। ठीक, तो हमने रखा P, इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन। नीचे इधर था 1/4πε0 अलग किया, P/AC का क्यूब। अब AC का क्यूब मतलब AC की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, AC इज इक्वल टू √AM² प्लस MC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी बेटा, सीधे वही लिख देते हैं, D² प्लस L स्क्वायर रूट में। ठीक, L² प्लस D² रेज टू द पावर हाफ। अब ये क्या बना, ये बना 1/4πε0 P/D² प्लस L² रेज टू द पावर 3/2। अब इसका डायरेक्शन BA के अलोंग है, BA। अब डायपोल मोमेंट AB होता है, लेकिन ये BA है। ठीक है, तो ऐसा इसको लिख दिया जाता है अपोजिट टू P, दैट इज डायपोल मोमेंट के उल्टा चलता है। कई बार इसको -P कैप भी लिखते हैं, है ना। जनरली ज्यादातर लोग उसको इग्नोर करते हैं, सीधे सही आंसर लिखते हैं, पर आप जानते रहेंगे तो बहुत अच्छा है बेटा, कि जो कोएक्सियल फील्ड होता है ना, वो अपोजिट टू P चलता है, लेकिन जो एक्सियल फील्ड होता है वो P के पैरेलल चलता है। तो ये
पी का उल्टा रहता है, इधर से भी ऐसे लगेगा ऐसे, लेकिन एक्सियल फील्ड अगर यहाँ देखते तो वो पी के अलॉन्ग चलता है। तो इस तरह से हमने एक डेरिवेशन निकाल लिया। अब इसके बाद आते हैं इसका स्पेशल केस कर लेते हैं। इसका स्पेशल केस क्या होता है? जब डायपोल बहुत छोटा हो, पिछली बार भी अपन ने किया था, तो वो साथ साथ में अपन कर लेंगे। फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल, अब इसमें लिखा जाएगा स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल L is very very less than D। L को इग्नोर कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे L को हटा देंगे तो बचेगा d स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो E जो फील्ड है ना, इसको हम मान लो ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट करने समझने के लिए कि इक्वेटोरियल फील्ड कितना हो जाएगा 1/4πε0 P/, L को हटा दिया, इग्नोर कर दिया हमने, बचा क्या d स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक। 4πε0 P/d³। तो इक्वेटोरियल फील्ड की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक चीज हमको और समझना है, वो क्या है कि इक्वेटोरियल फील्ड और एक्सियल फील्ड जो हमने निकाला था उनका कंपैरिजन। एक्सियल फील्ड हमने निकाला था कल शॉर्ट डायपोल के लिए, वो था 2p/d³। तो जो एक्सियल फील्ड है, कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, निकालने को उसके साथ बोल देते हैं कि रेशियो बताओ। एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल करोगे तो ये उसका दुगुना है सीधे सीधे, ठीक। तो वो इन्फ्रेंस यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। एक्सियल फील्ड इज ट्वाइस द इक्वेटोरियल, ठीक। तो ई एक्सियल इज इक्वल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। एक्सियल फील्ड ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल कम होता है। आप वैसे भी इमेजिन करो, आप अक्सर मैग्नेट में भी देखते हो कि इधर जो फील्ड है, फोर्स है, वो ज्यादा होता है और साइड का फील्ड कम होता है ना? तो ये वाला है एक्सियल, ये वाला है इक्वेटोरियल। तो एक्सियल फील्ड उतनी ही दूरी का इक्वेटोरियल फील्ड का डबल होता है ना? ये हमने एक इम्पोर्टेंट इन्फरेंस निकाल लिया। ये अक्सर एक ऑब्जेक्टिव का मटेरियल है ना? तो इस तरह से ये पूरा हो गया, हमने आपको बताया। ये 2 डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, है ना? 4 to 5। इसके बाद में 1 या 2 और हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है, ठीक है? तो अगर आप पकड़ेंगे तो 4 से 5 इसमें डेरिवेशन है, जिसमें 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसमें से 1 ये है ना? तो ये पूरा हुआ। तो इसके बाद अब हम लोग कल करेंगे बेटा, ठीक है? अब अच्छे से इसको रिवाइज़ करते जाना, क्योंकि देखो एक बार में करोगे तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है ना? तो इसका तरीका क्या है? यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। आप 2 बार 3 बार करेंगे, लास्ट तक ये स्थिति हो जाती है बेटे कि बच्चों को करते-करते ये सबसे सरल लगने लगते हैं और आगे के जो हैं वो थोड़े कठिन लगने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब में एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है अपने सिलेबस में, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। आप उसको कई बार जब करेंगे तो आप उसके कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर ठीक लगने लगता है। इवन मैंने ज़्यादातर बच्चों को पूछता हूँ एग्जाम के लास्ट में, वो कहते हैं कि अरे ये तो सरल है सर, बहुत आगे के तो बहुत कठिन है। तो हम ये इन्फ्रेंस निकालते हैं कि क्योंकि उन्होंने दोबारा तिबारा उसको कम किया होगा, इसको कई बार कर लेते, क्वार्टरली में भी कर लेंगे, हाफ ईयरली में भी कर लेंगे, तब तक ये 3-4 बार 5 बार हो जाता है, तो उनको ये सरल लगने लगता है ना? तो आप ध्यान से इसको करिएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग इसमें 2-3 डेरिवेशन और बच रहे हैं, तो इसको हम चैप्टर को फिर क्लोज कर देंगे, पहला चैप्टर। फिर इसके क्वेश्चंस निकालेंगे हम लोग परीक्षा बोर्ड से या थोड़े इधर-उधर से ऑब्जेक्टिव टाइप के, थोड़े मीडियम वाले, फिर आगे उसके बाद बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो बेटा अभी क्लोज कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही ठीक है।